हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। यहाँ हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसके साथ साथ हम देखेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था जो मेटल होता है, मेटल की जो वैलेंसी है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। ठीक है, मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव में +1, +2 या +3 होती है। यानी उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जो वैलेंस सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1, 2 या 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछले वीडियो में आपको मैंने एक वैलेंसी चार्ट दिया है, उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आपको पता रहेगा किस मेटल की वैलेंसी कितनी है। ठीक है, वैलेंसी आपको पता होगी तभी आप केमिकल रिएक्शन करके केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे। इसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आप ऑक्सीजन से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, वाटर से भी आप फेमिलियर हैं। डाइल्यूट एसिड, ये जो एसिड होता है बच्चों, एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। जिस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इन्हें एसिड्स कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होने के कारण इन्हें एसिड कहा जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो वर्ड है डाइल्यूट, इस डाइल्यूट का क्या मीन है? ये एसिड जो है डाइल्यूट हो सकता है या कंसंट्रेट। तो ये डाइल्यूट का मीन्स क्या है? जब बच्चों किसी एसिड के अंदर वाटर कंटेंट लेवल हाई हो, अगर वाटर कंटेंट का लेवल हाई होता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर का लेवल लो होता है तो उसको कहा जाता है कंसंट्रेट। ठीक है, यानी एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है तो वो कंसंट्रेट। ठीक है, डाइल्यूट समझ में आ गया? डाइल्यूट के अंदर एसिड कम है और वाटर लेवल ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक मेटल साल्ट सॉल्यूशन होगा, इसकी हम किसी अदर मेटल से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये किसी अदर मेटल से रिएक्शन करके ये मेटल साल्ट वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ये देखेंगे अभी आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे बनाते हैं इनको देखते हैं। पहले एक मैं आपको मेटल ऑक्साइड का ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसको जनरल फार्मूला आपको ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एम का मीन्स यहाँ है मेटल, O2 का मीन्स है ऑक्सीजन, और ये बनाएंगे क्या, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेटल कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे एग्जाम्पल से करके देखते हैं, इसका केमिकल फार्मूला बना के देखते हैं। ठीक है, तो हमने मेटल ले लिया, एक सोडियम मेटल को ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम का एक मेटल है और ये प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि मेटल और ऑक्सीजन में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन है और ये रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। इस मेटल का नाम क्या है, सोडियम। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्साइड बनेगा वो सोडियम का ही ऑक्साइड बनने वाला है, तो हमने लिख दिया नाम सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका जो केमिकल फार्मूला होगा स्टूडेंट, सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा उसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रही है। अब इसका केमिकल फार्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट, सोडियम की वैलेंसी होती है पॉजिटिव, ये O2 लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले में लिखा हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन एटम फॉर्म में नहीं होती है प्रेजेंट, ये मॉलिक्यूल फार्मूले में होती है। पर जब केमिकल फार्मूला लिया जाएगा तो इस ऑक्सीजन का एटम ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने लिया ऑक्सीजन, ये होती है 2 नेगेटिव। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव। अब इनको क्या किया जाता है, क्रिस क्रॉस किया जाता है, तो हम Na को और O को लिख लेते हैं। अब इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करते हैं, तो 1 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी, है ना,
Na की वैलेंसी आ जाती है ऑक्सीजन के पाँव में, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ये आ जाएगी सोडियम के पाँव में, ठीक है, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहा? Na2O, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं लिथियम। नेक्स्ट मेटल लिया हमने लिथियम। अब इस लिथियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन की, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये भी क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड, क्योंकि मेटल क्या है? लिथियम है, तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, तो लिथियम ऑक्साइड। अब इसका केमिकल फार्मूला बना के देखते हैं बच्चों। तो इसका केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हम लिखते हैं लिथियम की वैलेंसी होती है पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ऑक्साइड की होती है 2 नेगेटिव। अब इनको क्रिस क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले फार्मूला लिख दिया, 1 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और ये जो 2 है वो लिथियम के साथ आएगा, तो ये क्या बन गया? Li2O, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन आपको समझ में आई किस तरह से होती है? चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। हमने लिया एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जाएगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऑब्वियसली मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं, आप भी बनाओ, मैं बना के दिखाता हूँ। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है। इनको क्रिस क्रॉस कराया जाता है, तो ये MgO, यहाँ भी 2 और इधर भी 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। तो ये MgO बन जाएगा। MgO क्या है? ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो समझ में आई आपको रिएक्शंस? चलिए हमने कई सारे देखे, कैल्शियम का और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव। तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि हमने MgO बनाया था, उसी तरह से ये CuO बन गया, ठीक है। तो आप केमिकल फार्मूले बना सकते हैं इस तरह से। हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए, इनकी वैलेंसीज रखेंगे, इन्हें क्रिस क्रॉस करेंगे और इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास मेटल ऑक्साइड। और बच्चों ये जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये सब बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सोडियम और ऑक्सीजन की से क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। कैसे बनाता, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। सोडियम की पॉजिटिव और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, फिर ये इंटरचेंज होगी इनकी वैलेंसी, तो Na2O बन गया, तो सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। इन्हें क्रिस क्रॉस किया जाएगा, इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज, ठीक है। तो Al2O3, तो ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था सारे ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक होते हैं, यानी ये बेसिक है। तो ये क्या करते हैं? ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देते हैं, ठीक है। जो भी बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देता है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देंगे, ठीक है। समझ में आया? लेकिन बच्चों कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक का मीन्स हो गया ये मेटल एज ए एसिड भी बिहेव करते हैं, एज ए बेस भी बिहेव करते हैं, दोनों के जैसे बिहेव करते हैं, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। तो कुछ मेटल ऑक्साइड है, कौन से हैं वो देखते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड एक ऐसे 2 मेटल्स हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये जो सोडियम था ये तो कैसा बिहेव करेगा? ये बेसिक है, ठीक है। लेकिन ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम कैसा है? एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? सोडियम हमेशा बेसिक की तरह करेगा क्योंकि सारे मेटल्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक कैसे होते हैं? एम्फोटेरिटिक, ठीक है। ये दोनों एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से बनता है, शो Al2O3 इज एम्फोटेरिक, वाई या हाउ, इसे एक्सप्लेन करना है आपको, शो करना है। तो हम
एल्यूमिनियम लेते हैं उसकी एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शंस करते हैं। तो जब हमने एल्यूमिनियम की किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन की, तो इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा जाके। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव और क्लोरीन की होती है नेगेटिव। ये क्रिस क्रॉस कराया, क्रिस क्रॉस कराने के बाद इनकी वैलेंसी इंटरचेंज, तो ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें बनेगा। इसी तरह से जब मेटल की रिएक्शन हमने बेस के साथ कराई, NaOH के साथ कराई, तो Na होता है पॉजिटिव और AlO2 होता है नेगेटिव, सोडियम एल्यूमिनेट होता है नेगेटिव। तो इन्हें क्रिस क्रॉस करके बनाया तो ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट और एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। अब जिंक की भी देख लेते हैं। जिंक का जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 और H2O बनाएगा। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड जो होगा, अगर उसकी बेस के साथ यानी NaOH के साथ रिएक्शन की जाएगी तो ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो यानी हमने शो करके दिखा दिया कि एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोडियम इस तरह से बनाता है, ये Na की पॉजिटिव थी, ZnO2 की 2 नेगेटिव वैलेंसी, तो इनको इंटरचेंज करने से Na2ZnO2 बना। ठीक है, तो ये हमें शो किया कि Al2O3 इज एम्फोटेरिक। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी होती है उसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, उससे कम सोडियम रिएक्टिव होता है, सोडियम से कम जिंक रिएक्टिव होता है, इससे आयरन है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। ठीक है, यानी हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। सोडियम और पोटेशियम और सोडियम की ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की उससे कम, मैग्नीशियम से कम जिंक की, जिंक से कम आयरन की, और आयरन से कम कॉपर की, यानी कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। तो कॉपर रिएक्ट्स वेरी स्लोली विथ ऑक्सीजन। जो कॉपर होता है वो काफ़ी स्लो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। क्यों? एज इट इज़ लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव होता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन बनता है आपके पास कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं हम, क्यों केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं हम? क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, जैसे ये वाटर या एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक्सप्लोज कर देंगे। ठीक है, इस वजह से इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर ये कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये फायर एक्सप्लोजन करेंगे। ठीक है, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होने से एक्सप्लोज हो जाता है, विस्फोट होता है, समझ रहे हो? इस वजह से इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए और एक्सप्लोजन ना हो, तो हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो होता है पोटेशियम, उससे कम होता है सोडियम। होती क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटीज़। इसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे मोर रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। इस तरह से ये क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, और हमने यहाँ एक हाइड्रोजन को बना लिया है बेस, है ना? तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, इसमें से ये जो गोल्ड और प्लेटिनम है, हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लिया। हाइड्रोजन के ऊपर वाले मोर रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव हैं। लेकिन ये जो गोल्ड और प्लेटिनम है स्टूडेंट, ये काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए ये फ्री होते हैं इन नेचर में।
ये अकर होते हैं फ्री इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड और प्लेटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, ये जो आपके सामने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनके आपको सिंबल भी याद करने हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, आपको इनके सिंबल्स आना बहुत ज़रूरी है और इनकी वैलेंसीज भी आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप केमिस्ट्री में आगे अच्छे से सीख सकोगे। ठीक है, अब रिएक्टिविटी का यूज़ क्या है इसे देखेंगे हम। ठीक है, इसका यूज़, इससे हमें पता चलता है कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट रिएक्शंस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जब मेटल को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो कब ये रिएक्शन होगी और कब नहीं होगी। तो स्टूडेंट, जब ये M1 मेटल है M2 को डिस्प्लेस करेगा, कब करेगा? जब M1 मेटल क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये जब मोर रिएक्टिव होगा और M2 लेस रिएक्टिव होगा तभी M1 M2 को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको देखना पड़ेगा ये एलिमेंट मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या बन जाएगा, M1X प्लस M2। ठीक है, जो सिंगल मेटल था वो आ जाएगा साल्ट के साथ और जो साल्ट के साथ मेटल था वो उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से समझेंगे। अभी आपको समझ में आ गया रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ क्या है, इससे हमें पता चलता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी और होती कब है और कब नहीं होती है। दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। जब रिएक्शन मेटल की वाटर के साथ की जाती है तो क्या होता है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। जितने भी मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके या तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी इस रिएक्शन में रिलीज होती है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक मेटल लिया सोडियम और वाटर लिया, वाटर को मैंने खोल के लिखा है क्योंकि रिएक्शन आपको बतानी है, समझानी है। ठीक है, तो Na क्या होता है, Na मेटल है तो इसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है और ये OH नेगेटिव होता है तो ये OH के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कैसे इसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा, Na पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, तो जब ये रिएक्शन ये कंबाइन इस तरह से इनको क्रिस क्रॉस करके क्या बनाते हैं, ये NaOH। ठीक है, तो ये NaOH बन गया। OH को कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और Na क्या है, सोडियम। तो हमारे पास जो बना वो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। Na की वैलेंसी पॉजिटिव थी, H की पॉजिटिव थी और OH की नेगेटिव थी, तो ये NaOH के साथ कंबाइन हो गया और कंबाइन होके उसने NaOH बना दिया। ठीक है बच्चों, और एक हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, ये एयर में चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है मेटल की वाटर के साथ। समझ में आया आपको मेटल की रिएक्शन किस तरह से हुई। और ये जो बनता है ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। जब इसे वापस से डिसोल्व किया जाएगा वाटर में तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये बनने वाला मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो भी बनेगा उसे अगर वापस से वाटर में डिसोल्व किया जाए तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है और ये क्या बना लेगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमने देखा मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करने से मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज। इसी तरह से सोडियम के हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और कैल्शियम के वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस भी इसमें रिलीज होगी। तो यहाँ हम प्लस हाइड्रोजन गैस और लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं प्लस H2 लिख देता हूँ। सम मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, सम मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड अदर मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम। कुछ मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ हॉट के साथ और कुछ स्टीम के साथ। तो जो मेटल रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। जब पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सोडियम की भी वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये बच्चों, ये जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हम ले रहे हैं
ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये करते कैसे हैं या बनाना आ गया होगा, फिर देख लो। Ca2 पॉजिटिव होती है, O की नेगेटिव होती है, COH लिख दिया और इनकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस करा दी तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया। इसी तरह ये KOH और NaOH बने हैं। अब स्टूडेंट, ऐसे मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ऐसा एक ही मेटल है, वो है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हमने लिया मैग्नीशियम प्लस वाटर, हॉट वाटर, वाटर में भी कौन सा, हॉट वाटर। तो हमने जब मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज की। बच्चों, ये जो पाउडर देख रहे हो मैग्नीशियम पाउडर, ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये बना कैसे, जब मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया तो ये इस तरह का मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेंट हमें मिलता है। अब हम वो देख रहे हैं, वो मेटल्स की बात कर रहे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। तो एल्यूमिनियम की स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, है ना। मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, आप समझ ही गए होंगे अभी तक। तो मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। इसी तरह से आयरन ने भी स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। सिमिलरली जिंक ने जिंक ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। तो ये तीन ही ऐसे मेटल हैं जो स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये जो Fe2O3 जो आयरन का ऑक्साइड है, Fe2O3 और Fe3O4 दोनों होता है, पर यहाँ जो रिएक्शन हो रही है उसमें ये Fe3O4 बन रहा है। और ये एक ऐसी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो इसमें देखो आप, इसी में ये दोनों साइड एरो बने, बाकी हर रिएक्शन के अंदर वन साइड एरो बने। तो इसमें दोनों साइड एरो बनने का मतलब है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये दोनों साइड एरो बनने का मतलब होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी जा सकती है और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी बन सकते हैं इसमें एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है इसमें, ठीक है। FeH2 के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 H2 बना सकता है और Fe3O4 H2 के साथ रिएक्शन करके वापस से FeH2O बना सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ हमने देखा कि ये कॉपर है, कॉपर वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, इसको समझेंगे। पहले देखते हैं हम टेंडेंसी रिएक्ट विथ वाटर। जो ये मेटल्स हैं वाटर के साथ इनकी टेंडेंसी रिएक्ट किया है, तो हमने देखा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसे मेटल्स थे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ कर रहा था, जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे। और इसमें कॉपर बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। कॉपर इन सभी मेटल्स के अंदर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जब लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, जैसे हमने देखा कॉपर, कॉपर किसके साथ कंबाइन होगा, OH के साथ, तो ये डिस्प्लेस किसको करेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कॉपर क्या होना चाहिए था, मोर रिएक्टिव, लेकिन कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। कब करता, जब कॉपर मोर रिएक्टिव होता, ठीक है। हमने जो सीरीज देखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी प्रीवियस पेज पे, वो क्या थी, मैं आपको लिखता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है, ये आते हैं। टिन, लेड के बाद हाइड्रोजन आती है और हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, फिर मर्करी, फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसी तरह से थी वो सीरीज, याद आ रहा है आपको। हाँ स्टूडेंट, तो ये देखो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ रहा है, तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये लेस रिएक्टिव हो गया हमारा कॉपर। अब ये लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये कॉपर मोस्ट रिएक्टिव होता तो हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करता, बट कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है। इस वजह से कॉपर वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। समझ में आया आपको।
चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। अब एसिड के साथ रिएक्शन देख रहे हैं मेटल की, तो जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। डाइल्यूट एसिड का मतलब आप समझ गए, ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, है ना। एसिड क्या होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3, जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। डाइल्यूट का मीन्स जिसमें वाटर कंटेंट हाई हो, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर कंटेंट हाई हो तो वो होता है डाइल्यूट। तो रिएक्शन जब भी की जाएगी मेटल की, ठीक है, जब भी मेटल की रिएक्शन की हमने किसके साथ? एसिड के साथ, तो इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, तो मेटल क्लोरीन से कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? MCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये बन गया हमारे पास साल्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। हमने मेटल लिया सोडियम और एसिड लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम की वैलेंसी है पॉजिटिव, हाइड्रोजन की पॉजिटिव और क्लोरीन की नेगेटिव, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा? NaCl साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, तो Mg की 2 पॉजिटिव वैलेंसी, हाइड्रोजन की प्लस है और सल्फेट की 2 नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बना जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। देखो मैं इसे समझाता हूँ, Mg 2 पॉजिटिव है और सल्फेट 2 नेगेटिव है, ये जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये MgSO4 एज इट इज रहेगा और ये इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होगी, तो इंटरचेंज होगी 2 आएगी, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये MgSO4 बनेगा। कैल्शियम की रिएक्शन की गई HNO3 के साथ, तो ये बनाया CaNO3 का ऑल ट्वाइस। तो हमने कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, नाइट्रेट की नेगेटिव है, तो इसको क्रिस क्रॉस कराया तो नाइट्रेट के साथ तो ये 2 आ जाएगा, ये नाइट्रेट पूरा है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 इसका, और नाइट्रेट वाला 1 इधर आएगा, तो ये बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, ये याद रखना। कॉपर HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड H2O बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, सिमिलरली ये एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है तो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव हो गया और कॉपर लेस रिएक्टिव है, जबकि हाइड्रोजन क्या है? मोर रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ भी कॉपर लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पा रही है, कॉपर OH के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहा है। रीज़न आपको क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि कॉपर इज ए लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कांट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको बच्चों? तो हमने मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस देखी, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी हमने, फिर वाटर के साथ रिएक्शन, और फिर लास्ट में हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखी, ठीक है। इसमें हमने देखा एसिड और वाटर के कंडीशन में कॉपर वाटर और एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल साल्ट सॉल्यूशन। जब मेटल साल्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? ये हमारे पास कोई मेटल साल्ट है, ठीक है, मेटल साल्ट है और हमारे पास एक मेटल है, इसको हम B लिखते हैं। ये B मेटल का एक साल्ट है और हमारे पास एक A मेटल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये साल्ट ऑफ मेटल है, यानी ये जो Ma साल्ट है वो Mb साल्ट को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करके क्या बनाता है? साल्ट ऑफ मेटल है। ये कब डिस्प्लेस कर सकता है मेटल A मेटल B को? जब मेटल A मोर रिएक्टिव हो। तो हम हमेशा मेटल A मोर रिएक्टिव लेंगे और मेटल B लेस रिएक्टिव रहेंगे, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है और Ma Mb को डिस्प्लेस करके खुद ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो Ma
MB को डिस्प्लेस कर देगा और खुद ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मोर रिएक्टिव की जगह अगर लेस रिएक्टिव हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो रिएक्शन से समझाता हूँ मैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, इसकी हम जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो Zn के बाद हाइड्रोजन, इस तरह से कॉपर, यानी कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, जबकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, पहली बात समझ में आई। जिंक जो सिंगल मेटल है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, जो कि है, और कॉपर लेस रिएक्टिव होना चाहिए, जो कि है। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास ZnSO4। कैसे बना, Zn की वैलेंसी 2 पॉजिटिव थी और सल्फेट की वैलेंसी 2 नेगेटिव थी। तो ये जब इनमें क्रिस क्रॉस हुआ तो ये ZnSO4 बन गया हमारे पास, ठीक है। ZnSO4 बन गया और कॉपर इसमें डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है और केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, आपको क्लियर है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Zn being more reactive than copper displace copper from its solutions। और एक और चीज़ आपने यहाँ नोट करेंगे, जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जबकि जिंक सल्फेट जो बना वो कलर लेस हो गया, क्योंकि उसमें से कॉपर निकल गया है, ठीक है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है आपको। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। हमारा मेटल्स में मेटल का इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिनके वैलेंस सेल के अंदर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, जब है ना। और इनकी जो वैलेंसी होती है उसे हम 8 में से सब्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। मेटल के केस में हमने देखा था जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो +1, +2 या +3, +1, पॉजिटिव या +3 होते हैं। जबकि नॉन मेटल के केस में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 हैं, जिन्हें हम 8 में से सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे। जब इन्हें हम 8 में से सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इनकी जो वैलेंसी आएगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो जब नॉन मेटल्स की वैलेंसी लिखेंगे, 8 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो 8 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, -4। 8 में से -5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3, है ना। 8 में 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 और 8 में 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1। इस तरह से हम -4, -3, -2, -1 वैलेंसी किन की होती है, नॉन मेटल्स की वैलेंसीज होती है, ठीक है। और दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स इट फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसलिए इन पे नेगेटिव आयंस आते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव आयंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। गेन करने की वजह से नॉन मेटल्स पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनकी वैलेंस सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ये नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन सोनोरस एंड नॉन लस्ट्रस होते हैं। सॉफ्टनेस होती है, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। स्टूडेंट देखते हैं हम नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल का मीन्स है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल है। नॉन मेलेबल है यानी इनको बीटन करने के बाद थिन शीट में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये ब्रिटाइल होते हैं। ब्रिटाइल का मतलब होता है बिखर जाते हैं। जब ये आप देख रहे हैं डायग्राम में क्या है, फास्फोरस है, ठीक है। तो ये फास्फोरस है, अगर इसे हैमर से पीटा जाएगा, और ये सल्फर है, तो फास्फोरस ये सल्फर को हैमर से पीट के थिन शीट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, फेल जाएगा, ब्राइटल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये नॉन मेलेबल है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, ठीक है। ये मेटल्स की तरह पीटने पर शीट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना।
ये ब्रिटाइल होते हैं, कहने का मतलब भंगूर होते हैं, बिखर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ये सल्फर और फास्फोरस ये नॉन मेटल्स हैं जिनको शीट्स में नहीं बदला जा सकता है। इसी तरह से और भी जो नॉन मेटल्स हैं उन्हें शीट्स के अंदर नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। दीज नॉन मेटल्स आर पाउडर सो कैन नॉट बी मेड इनटू शीट्स, दे आर नॉन मेलेबल। नॉन डक्टाइल, ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मीन्स है कि जो भी ये नॉन मेटल है इनको पीट कर थिन वायर में भी नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, ये भंगूर होते हैं, ठीक है ना। इनको पीटेंगे तो ये बिखर जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि बच्चों आप जानते हो जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उन्हें तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं। तो जब फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए गेन करना चाहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें करंट पास नहीं होता है। पर एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही एलोट्रॉप है, ये गुड कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, इसका जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है ये एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है ग्रेफाइट के अंदर, इस वजह से ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। जो नॉन मेटल होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस का मीन्स हो गया कि जब इन नॉन मेटल्स को बीट किया जाएगा या हिट किया जाएगा तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। फॉर एग्जाम्पल ये फॉस्फोरस है, जब इसे हैमर से बीट करोगे तो साउंड आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो मीन्स नॉन मेटल क्या है, नॉन सोनोरस। नॉन लस्ट्रस है, नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं क्योंकि ये पाउडर और गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो पाउडर और गैस फॉर्म में होते हैं तो इन पे पॉलिश नहीं की जा सकती। जब पॉलिश नहीं होगी तो इस पे से रेस पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो इसमें लस्टर नहीं आएगा, यानी ये चमकेंगे नहीं, इसलिए ये नॉन लस्ट्रस है। लेकिन इसमें भी दो एक्सेप्शंस है, आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में आयोडीन देख रहे हैं और ग्रेफाइट। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लो होती है, क्योंकि दे कैन नॉट बियर द स्ट्रेन, ये स्ट्रॉन्ग ही नहीं है ना। जितने भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तभी तो इनको पीट के फैलाया नहीं जा सकता, ना वायर बनाया जा सकता, तो ये क्या है, लो टेंसाइल है। सॉफ्टनेस होती है, ये नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही ये मेटल जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यानी नॉन मेटल्स क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। मेटल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है मीन्स सॉफ्ट है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन इज डायमंड, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्डेस्ट होता है कौन सा एक नॉन मेटल है, वो है डायमंड। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये सॉलिड नहीं होते हैं, ये गैसीय और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो गैस और लिक्विड क्या होती हैं, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, गैस और इसके पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण इसे जरा सी भी हीट दी जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे या बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। ये लेस हीट में भी मेल्ट या बॉयल हो सकते हैं, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है लो होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटल है सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं। जैसे हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। ब्रोमीन एक ओनली ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखना। एक ही ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। गैस है, गैस में हम नाइट्रोजन एग्जाम्पल ले सकते हैं, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है।
ठीक है स्टूडेंट, तो यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया सॉलिड में फास्फोरस है, सल्फर है और भी कई सारे नॉन मेटल्स हैं। लिक्विड की बात करें तो ओनली ब्रोमीन है, गैस में बात करें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी कई सारी गैसेस हैं। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ करके देखेंगे। ठीक है, ये जो येलो पाउडर दिख रहा है ये क्या है, सल्फर है। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, या ओ भी लिखना है। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। एसिडिक है मीन्स ये ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड में बदल देंगे। ठीक है, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जबकि मेटल बेसिक थे और नॉन मेटल एसिडिक है। एसिडिक होने के कारण ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदलते हैं। नॉन मेटल कार्बन ने हमने ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई सारे होते हैं। NO फॉर्म भी हो सकती है, N2O5, N2O3। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कई सारे ऑक्साइड बनाता है, तो आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले। तो आप ध्यान रखना नाइट्रोजन को। क्लियर है, तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख ली नॉन मेटल की। अब इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बार। जैसा मैं बता चुका हूँ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये एसिडिक होता है नेचर में, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। जब नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर और डाइल्यूट एसिड से की जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर H2O के साथ और नॉन मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ कराई जाएगी तो ये देखो नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जुड़ेगा और यहाँ क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। दोनों में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है कौन, नॉन मेटल। लेकिन बच्चों जो नॉन मेटल होता है उसकी वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होने के कारण नॉन मेटल क्या है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की तो ऑलरेडी कमी है। ठीक है, तो नॉन मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है जो वो हाइड्रोजन को देके डिस्प्लेस करे। तो ये दो रीज़न है जिस वजह से नॉन मेटल ना तो वाटर के साथ रिएक्शन कर पा रहा है ना एसिड के साथ रिएक्शन कर पाता है। समझ में आया। नॉन मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम हाइड्रोजन को देंगे तभी तो उसको डिस्प्लेस कर सकेंगे। तो ये इसके रीज़न है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। तो बीइंग लेस रिएक्टिव दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड एज दे कांट रिड्यूस हाइड्रोजन। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन। यहाँ हम रिड्यूस की जगह डिस्प्लेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इस वजह से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, या हम कह सकते हैं नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, सो दे कांट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। समझ में आया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कार्बन की रिएक्शन वाटर के साथ की जाएगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से कार्बन की जब एसिड डाइल्यूट H2SO4 के साथ की जाएगी, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कार्बन के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। इस वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है और कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कोरूजन। मेटल नॉन मेटल्स हमारा कंप्लीट हुआ, हम देखते हैं कोरूजन। तो कोरूजन क्या होता है। तो बच्चों देखो, जैसे ये आप शिप देख रहे हैं, ये एक शिप है जिस पे क्या लगा हुआ है, ये ब्राउन ब्राउन सी लेयर लग रही है जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, जंग लग रही है। तो
तो ये इस शिप के ऊपर जंग कैसे लग गया, ये ब्राउन लेयर जो है इसी को कोरूजन कहा जाता है। ये कैसे लगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसी को हम पढ़ते हैं। तो कोरूजन समझ में आ गया, एक तरह से जो जंग होती है उसी को कहा जाता है, जो रस्ट लग जाती है उसको कहते हैं हम कोरूजन। ठीक है, ये कोरूजन को हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन के ऊपर जो कोरूजन हो जाता है उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ कैसे वो समझते हैं, है ना। तो कोरूजन जो होता है, ये कोरूजन एक इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोरूजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये कोरूजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो रिएक्शन कर रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। देखो बच्चों, जब कोई मेटल होता है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है तो वो क्या हो जाता है, कोरूजन हो जाता है। और ड्यूरिंग कोरूजन मेटल्स गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स। और ये जो ऑक्सीजन, ये मेटल होता है, मेटल ऑक्साइड्स में या हाइड्रोक्साइड्स में या सल्फाइड्स में बदल जाता है। इसी को ये क्यों बदल जाता है, कोरूजन के कारण, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में मेटल के साथ होती है जिससे कोरूजन होता है। और कोरूजन के बाद मेटल ऑक्साइड्स में या हाइड्रोक्साइड में या सल्फाइड में बदल जाता है। आयरन का जो कोरूजन है उसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम जो मेटल्स होते हैं उनको बचा के रख सकते हैं कोरूजन होने से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो सब भी हम समझेंगे। अभी आपको समझ में आया रस्टिंग क्या है, कोरूजन क्या है। ठीक है, आयरन के ऊपर जो कोरूजन हो रहा है उसी को रस्टिंग कहा है। अब रस्टिंग होने की कुछ कंडीशन है नेसेसरी, तभी रस्टिंग होगी। कब होगी, जब मेटल मॉइस्चर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो जब भी कोई मेटल मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगा तभी कोरूजन होगा। जैसे आयरन ऑक्सीजन मॉइस्चर में आया तो इसने रस्ट करके Fe2O3 और H2O बनाया, यानी उसके ऊपर आयरन के ऊपर एक ब्राउन लेयर बना दी। ठीक है, ब्राउन लेयर बना दी Fe2O3 की, और ये XH2O लिखा हुआ है। X का मतलब है कुछ ना कुछ इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, आप इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, है ना। आप इतना ध्यान रखना कि कोरूज रस्टिंग होने के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो कोरूजन नहीं होगा। सपोज़ अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसके साथ मॉइस्चर भी है तो ये क्या बनाता है, Fe2O3 XH2O। ठीक है, X क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लिख भी देता हूँ मैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो आयरन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, एक ब्राउन लेयर है, समझ में आया। अगर बच्चों कभी भी किसी मेटल को या मॉइस्चर या एयर में से एक चीज़ नहीं मिली तो वो कोरूजन नहीं होता है। प्रिवेंशन के देखते हैं हम, प्रिवेंशन पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके और एलॉइंग करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरूजन से। तो मेटल को बचाने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं। इनमें से हम पहला देखते हैं पेंटिंग। टू प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम कोरूजन मोस्ट ऑफ द मेटल सरफेस आर पेंटेड। बच्चों जो मेटल होता है उसको कोरूजन से बचाने के लिए हम उसकी सरफेस पे पेंट करते हैं। जैसे हमने ये रेल कोच है इसके ऊपर पेंट किया है, तो ये पेंट करने से इनको कोरूजन नहीं होगा। और ये जो कार है, कार के ऊपर भी पेंट किए जाते हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स का यूज़ किया जाता है इस पेंटिंग के अंदर, है ना, इसे कोरूजन से बचाने के लिए। एग्जाम्पल हमने देखा रेलवे कोच, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, इन सब पे हम पेंटिंग करके कोरूजन से बचाते हैं। ग्रीसिंग, द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीसिंग ऑन मेटल सरफेस हेल्प टू कॉन्टैक्ट द मेटल। जैसा आप देख रहे हो बच्चों, ये ग्रीस है ना, ये ग्रीस का यूज़ किया जाता है मेटल की सरफेस पे लगाते हैं ताकि इस पे ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए और कोरूजन होने से बच सके। ठीक है, जो भी मेटल की चीज़ें होती हैं उनकी सरफेस पे हम ग्रीसिंग कर देते हैं। किन चीज़ों पर ग्रीसिंग कर सकते हैं हम, जैसे बाईसाइकिल पार्ट्स हैं, मोटरसाइकिल्स की चेन है, इनके ऊपर हम हमेशा क्या करते हैं, ग्रीसिंग लगा देते हैं। ग्रीसिंग लगवाने से क्या होता है बच्चों, ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसमें कोरूजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेटिंग बाईसाइकिल पार्ट्स विद ग्रीस टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट देयर कोरूजन। जो बाईसाइकिल्स के पार्ट्स होते हैं, आप कभी सर्विस कराने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है देखो, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ मेटल ओवर द अलाइनमेंट। इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है, मेटल के ऊपर एक अदर अलाइनमेंट की एक थिन लेयर लगा दी जाती है। ठीक है, एक थिन लेयर लगाई जाती है जिससे वो कोरूड ना हो। और ये जो थिन लेयर लगाई जाती है ये इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोसेस से इस पर लगाई जाती है। ठीक है, तो मेटल के ऊपर जो थिन लेयर लगा रहे हैं हम, इसे लगाने से क्या फ़ायदा होता है, ये क्या करेगा, ये इसको बचाएगा कोरूजन होने से, है ना। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग नॉट ओनली हेल्प टू प्रिवेंट कोरूजन बट ऑल्सो मेक द मेटेलिक सरफेस शाइनी। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है कोरूजन से नहीं बचाती बल्कि सरफेस को शाइनी भी करती है। द आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर एंड क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटेड की जाती है वो कॉपर या क्रोमियम से की जाती है। जैसे ये टेब और डोर नॉब्स देख रहे हैं आप कितने शाइनिंग कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल के ऊपर जिंक की एक थिन लेयर लगा देते हैं। किसी भी आर्टिकल के ऊपर जिंक की थिन लेयर लगा देते हैं तो वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। जैसे ये आयरन है, आयरन के ऊपर हमने जिंक लगा दिया, तो जिंक लगा दिया, ठीक है, तो जिंक क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है कोरूजन होने से। क्योंकि जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आप जानते हैं जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को आयरन तक नहीं पहुंचने देता है। तो आयरन को ये अंदर नहीं पहुंचने देता है तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक है, ये मेटल क्या है, इम्ब्रेबल हो जाता है, इम्परमेबल हो जाता है। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म तक ये चलता है। ठीक है, और आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, तो इस तरह से कोरूजन होने से बच जाता है। तो ये प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसे कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। एल्यूमिनियम और जिंक को सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये एल्यूमिनियम और जिंक होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्साइड ऑलरेडी बना रहे हैं तो इनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, है ना। इनसे बने हुए मेटल्स में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, यानी ये अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने आप को क्या बना लेते हैं, इम्परमिएबल। ठीक है, तो हम आंसर लिख सकते हैं इसका, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। समझ में आ गया ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि जिंक एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं, इससे ये एयर के कांटेक्ट में आने से बच रहे हैं, इसके अंदर और एयर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स दैट फॉर्म्स एन impermeable layer on their surface that prevent further attack of metal by air। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। राइट केमिकल फॉर्मूला, कलर एंड गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरूजन। तो केमिकल फॉर्मूला, कलर और गैस हम बता रहे हैं। कोरूजन के से क्या होता है, जो कॉपर, सिल्वर और आयरन के लिए ही हम बताएंगे। जो कॉपर होता है, कॉपर पर किस गैस का इफेक्ट पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इफेक्ट पड़ता है, जिससे कॉपर कैसा कलर शो करने लग जाता है। अगर इस पर कोरूजन होगा कॉपर पे तो ये किस कलर का दिखने लग जाएगा, ग्रीन कलर का दिखने लग जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर में। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, है ना, ये कॉपर का हो गया। अब बात करें हम सिल्वर की, तो सिल्वर पर कौन सी गैस का इफेक्ट पड़ता है, तो सिल्वर जो होती है इसके लिए गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो गैस होती है H2S, इसके वजह से सिल्वर पे कैसा कलर आ जाने लगता है, कोरूजन होने पर ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है ना, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। और अगर हम, और ये आयरन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि आयरन जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो उस पर जब कोरूजन होता है तो उस पर रस्ट जम जाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, एलोइंग के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। एलोइंग भी एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है देखते हैं।
इट कैन बी डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। ठीक है, एलो का यूज़ किया जाता है आजकल मेटल में ताकि कोरूजन नहीं होता है एलो पे। और एलो होता क्या है इसके बारे में अब समझते हैं। ठीक है, ये एलो जो होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है ना। तो ये स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि ये कोरूजन नहीं हो, क्योंकि इनको तो एयर और वाटर में ही ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो एलोइंग होती क्या है, एलोइंग में क्या होता है, टू और मोर मेटल्स जो होते हैं उनका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। टू और मोर मेटल्स को मिक्स करके, और होमोजीनियस मिक्सचर है कि उन दोनों को मिक्स करने के बाद दिखेंगे नहीं, दोनों एक जैसे ही दिखने लग जाएंगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं हम। इट इज़ कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरूजन एंड टू एक्सटेंड ए मेटल्स ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये जब मोस्ट इफेक्टिव मेथड है क्योंकि ये मेटल्स की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, एलोइंग ब्रिंग्स चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मेकिंग मोर ड्यूरेबल एंड कोरूजन रेजिस्टेंस। एलोइंग क्या करती है, प्रॉपर्टी को चेंज कर देती है। अब एलोय के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। दे इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, दे आर मोर ड्यूरेबल, दे आर रेजिस्टेंस ऑफ कोरूजन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट जो एलोय है, कुछ एलोय किससे मिलकर बने, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूज़ क्या है। एलनिको, एलनिको क्या है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से मिलके बनता है। एल का मतलब एल्यूमिनियम, Ni निकेल और CO कोबाल्ट, ये तीनों से मिलकर एल निको बनता है। ये परमानेंट मैग्नेट होती है, इसलिए इसका यूज़ परमानेंट मैग्नेट में किया जाता है। हम सेकेंड एलॉय देखते हैं, ब्रास। जो ब्रास होता है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है और इसकी प्रॉपर्टी होती है कोरोजन रेजिस्टेंट है और ये हार्ड है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में। नेक्स्ट एलॉय हमारा बेल मेटल। बेल मेटल कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। इस बेल मेटल को हम ब्रोंज भी कहते हैं। ठीक है, इस बेल मेटल को हम ब्रोंज भी कहते हैं। ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। इसकी प्रॉपर्टी ये सोनोरस है और हार्ड है, यानी इसको हिट करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इससे बेल बनाई जाती हैं और गोंग्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एलॉय है जर्मन सिल्वर। ये कॉपर, निकेल और जिंक से मिलकर बनता है। इसकी प्रॉपर्टी है ये सिल्वर अपीयरेंस होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है कॉइन्स बनाने में। नेक्स्ट एलॉय है हमारा ड्यूरेलियम मीन। ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है और ये स्ट्रॉन्ग और लाइट होता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के पार्ट्स बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलॉय है स्टील। ये जो स्टील होती है ये आयरन और कार्बन से मिलकर बनती है ना। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, आयरन एंड कार्बन। और प्रॉपर्टीज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका यूज़ ब्रिज और शिप बनाने में। शोल्डर जो होते हैं वो टिन और एंटीमनी से बनाए जाते हैं। टिन का सिंबल Sn होता है और एंटीमनी का सिंबल Sb। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एलॉय विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है मेटल पार्ट को ज्वाइन करने में। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के बारे में हम पीछे देख चुके हैं, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। ये कोरूजन रेजिस्टेंट है और हार्ड है, इसलिए इसका यूज़ स्टेचू बनाने में या कॉइन्स बनाने में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। टेक सम अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन स्पून एंड हीट इट। As soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a glass tumbler with a lid to ensure that gas produced do not escape, and some amount of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake well, test the solution with red and blue litmus paper. We observe that color of blue litmus changes to red. This also shows that non-metal oxides are acidic in nature. What happens when magnesium ribbon is heated in presence of air? क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में गर्म करें? When magnesium ribbon is heated in the presence of air on a burner flame, after some time it starts burning with a white flame and white powder is formed which is called magnesium oxide. Reaction is magnesium ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ये O बड़ा लिखना है, 2 छोटा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज।
डिफरेंस बताना है मेटल और नॉन मेटल में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेटल तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बनाते हैं और नेचर में क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स तो बनाते हैं लेकिन ये नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। मेटल दे रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ये वाटर से रिएक्शन करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। थर्ड डिफरेंस है, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन करते ही नहीं है। मेटल आर मोर रिएक्टिव, मेटल्स क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एंड डिस्प्लेस कैन लेस रिएक्टिव मेटल्स को इन देयर साल्ट सॉल्यूशन में, जबकि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट। अब कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब बताओ मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, बताओ। आयरन है, गोल्ड है, जिंक है या पोटेशियम है? कम ऑन रिप्लाई मी। राइट आंसर इज पोटेशियम। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लिक्विड मेटल एट ए रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? जल्दी से चारों में से आंसर बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। राइट, मर्करी इज द राइट आंसर। द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर? इन चारों में से बताओ, वेरी फास्ट बताओ, क्विक क्विक। यस, ब्रोमीन इज द राइट आंसर। व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, देन जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या होता है? जल्दी से बताओ, इन चारों में से क्या आंसर है? जल्दी, बी फास्ट, सोचो सोचो। राइट, नथिंग हैपन, क्योंकि नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेटल को, ऐसा कौन सा मेटल है जिसे नाइफ से कट किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, चलो जल्दी से बताओ भी इन चारों में से क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ इन चारों में से। वेरी गुड, जल्दी। राइट, ए ऑप्शन इज राइट, सोडियम एंड पोटेशियम इज द मेटल दैट कैन बी कट विथ नाइफ।